नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696066089 8562008530। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो भी कोर्सेज हैं उनकी जानकारी के लिए नंबर्स पे कॉल करिए और इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि जो यूट्यूब की अपडेट्स आपको नहीं मिल रही हैं वो यहाँ के थ्रू आपको मिल सके, ठीक है। हमेशा के तरीके से पहले सारे क्वेश्चंस को हम एक बार देखेंगे, उसके बाद इंडिविजुअली सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। अनुबंध खेती क्या होती है? एनालाइज द पॉसिबिलिटीज़ एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। इससे जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं और चुनौतियां हैं इनका आपको विश्लेषण करना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है कि भारत ध्वंसशील राज्यों का एक अविनाशी संघ है। आपको बेसिकली ये प्रूव करना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है या क्या ऐसे आपने एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि इंडिया जो है वहाँ पे यूनियन हमेशा सिक्योर रहता है, लेकिन स्टेट्स का क्या फेट होने वाला है, क्या उनका भाग्य है, आगे वो रहेंगे नहीं रहेंगे, ये कोई डिसाइड नहीं है, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है GS1 का क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। व्हाट वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वैदिक लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ साइंस, ज्योग्राफी एंड मेडिसिन। भूगोल, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में वैदिक साहित्य का क्या योगदान था? तो आपको इसके बारे में कई सारे एग्जांपल्स लिख के प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी आप बता रहे हो कि कैसा कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस क्या है या न्याय का सिद्धांत क्या है उसको आपको समझाना है। देखिए एथिक्स में हमारे है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफर्स, ये हमारा एक टॉपिक है। तो पहले तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है जो यूपीएससी में एक क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका है जॉन रॉल्स की थ्योरी पे। दूसरा सिमिलर क्वेश्चन आपसे ऐसा बन सकता है कि जैसे मैंने कल बताया था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमको एथिक्स में करने होते हैं। एटलीस्ट 3 सवाल ऐसे आएंगे जो कोई एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा किसी का और उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा। और ये लिखने का 2 तरीका है, एक तो फिर कुछ भी लिख के आ जाओ आप अंग्रेजी, ठीक है। दूसरा ये है कि आप थिंकर्स वगैरह के नाम लिखो और थिंकर्स के आइडिया डालो। जैसे कोई भी बात अगर हमें करनी है, जैसे हमने बात की थी कि सोसाइटी जो होती है वो इट शुड बी बेस्ड ऑन नीड एंड नॉट ग्रीड, तो उसमें हमने देखा था कि गांधी जी का एग्जांपल हम सेट कर रहे थे कि गांधी जी की कुछ वैल्यूज़, गांधी जी के आइडियाज़ फिट हो रहे थे। वहाँ पे थियरी ऑफ जस्टिस जो आज हम पढ़ेंगे उसके भी आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हैं। उस समय पता नहीं था आपको इसलिए मैंने लिखा नहीं। आज ये पढ़ने के बाद आप कॉमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि उस क्वेश्चन में थियरी ऑफ जस्टिस के क्या प्रोविजंस को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? एनालाइज पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस। एक पार्ट ये है क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट ये है। पहले डेफिनेशन शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन्वॉल्व्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बीइंग कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड फार्म प्रोड्यूसर। अनुबंध खेती खरीदार और खेत में उत्पादक जो है और मतलब किसान, उसके बीच एक समझौते के आधार पर कृषि का उत्पादन होता है, ठीक है। एक तरफ होगा बायर, एक तरफ होगा कौन? फार्मर। जैसे लेज क्या चिप्स बनाती है, तो लेज आपकी किसी फार्मर से मिलेगी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगी। मतलब एफपीओ क्या होता है, कई सारे छोटे फार्मर, जैसे हम, आपको पता है मैंने एक फैक्ट बताया हुआ है आपको कि इंडिया में 86% फार्मर्स वो क्या हैं? स्मॉल और मार्जिनल हैं। अब ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, एक एक फार्मर जिसका 2-2 हेक्टेयर का खेत है, वो जाके लेज कंपनी से बातचीत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो उसका जुगाड़ क्या है? उसका जुगाड़ है कि आप एक एफपीओ बनाओ, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। कई सारे किसान मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उसमें अपना अपना खेत का
जो भी कंट्रीब्यूशन दिया इन लोगों ने, और उसके हिसाब से एक कंपनी टाइप व्यवस्था की जाएगी। और ये कंपनी अब जाके इसके पास अब पता चला आपके पास कि 2000 हेक्टेयर हो गए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबको मिल करके एक लार्ज यूनिट क्रिएट कर लिया। ये कंपनी नेगोशिएट कर सकती है किसके साथ, लेज जैसी कंपनी के साथ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। तो अनुबंध खेती में एक तरफ बायर होगा या एक ऐसी कोई बड़ी कंपनी होगी, दूसरी तरफ खेतिहर होंगे या एफपीओ होगा, और इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जो बुआई से पहले का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब खेती को शुरू करने से पहले का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें सारी मतलब एक एग्रीमेंट के तहत सारी जो भी शर्तें हैं उसको निश्चित किया जाता है कि कितने दाम पर ये खरीदेंगे, कितना इनको उगाना है, क्या क्वालिटी में उगाना है। जैसे लेज़ है, लेज़ को भाई अपनी चिप्स के लिए कोई भी आलू तो नहीं चाहिए ना, उसको एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का या पर्टिकुलर टाइप का आलू चाहिए होगा क्वालिटी का। तो दैट्स वाई ये जो एग्रीमेंट होता है इसमें ये सारी शर्तें पहले से लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। दूसरी बात क्या कि इट मेक्स, अब हम आगे बात करेंगे कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। आपको बेसिक आइडिया लग चुका है। इसका एग्जांपल मैंने एक लेज़ का दिया। लेज़ वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कोई बवाल भी चल रहा था, ठीक है। इससे वो मैं अभी उसमें बताऊंगा, कॉन्स में बताऊंगा कि क्या कमियां हैं। तो पहले फ़ायदे क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा इंट्रोडक्शन उसी से फ़ायदे की प्रॉज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। तो जो स्मॉल स्केल फार्मिंग है उसको एक कॉम्पिटिटिव बनाता है। हमने बात की अभी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कंपटीशन फेस करना है, तो एक एफपीओ टाइप बना लो आप और ऐसे कंपनी से जुड़ के आप कर लो काम। तो क्या दिख रहा है कि एक प्रतिस्पर्धी बना रहा है छोटे पैमाने की खेती को भी, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस एंड मार्केटिंग कॉस्ट। कई बार आपने देखा होगा कि फिर सब्जियों के दाम इतने कम हो जाते हैं कि फिर किसानों सड़क पर 1 रुपया किलो 2 रुपया किलो उसको बेचते हुए दिखते हैं, या कई बार तो उस पर बुलडोज़र वगैरह चला दिया। ऐसा क्यों कर रहे होते वो, क्योंकि उन्होंने जो लागत लगाई है उस चीज़ के लिए, पता चला जब उन्होंने वो मतलब उसकी फार्मिंग शुरू करी थी तो किसी भी चीज़ का प्राइस अभी मान लो 80 रुपये किलो चल रहा है टमाटर, तो उसके हिसाब से किसी ने फिर उतनी इन्वेस्टमेंट लगा के जितना वो बोता था उससे अधिक और बोने लग गया, और पता चला जब उसका पूरा माल बन के तैयार हो रहा है तो टमाटर हो गया कितना, 20 रुपये किलो बिक रहा है, 10 रुपये किलो बिक रहा है। उसको जो इतना बड़ा लॉस होगा, शॉक मिलेगा, प्राइस शॉक मिलेगा, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कैसे जुड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने बताया कि पहले ही शर्तें सारी डिसाइड हो जाती हैं और पहले ही वो कंपनी बोल चुकी है कि हम आपसे 40 रुपये किलो तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो फार्मर को कम से कम ये आप कह सकते हो कि एश्योरेंस है कि मार्केट का कोई दाम कितना ऊपर जाए कम जाए, लेकिन एटलीस्ट मुझे 40 तो मिलेगा ही। तो ठीक है, अगर मेरी लागत 30 है तो 40 मिल रहा है तो दैट्स गुड। ये है, तो आप ये कह सकते हो कि आप एक तरीके की सिक्योरिटी मिल जाती है। तो रिस्क जो है, प्राइस रिस्क था और मार्केटिंग कॉस्ट, ये सब चीज़ें जो है इनका एक रिस्क जो है वो कम हो जाता है। कैसे, इस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, क्योंकि यहाँ एग्रीमेंट बेस्ड मामला चल रहा है। तीसरा, हायर प्रोडक्शन और बेटर क्वालिटी मिलती है। हायर प्रोडक्शन और बेटर क्वालिटी कैसे मिलेगी, जब ये लेज़ वाला आ रहा है आपसे आलू बोआने, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छी सीड्स देगा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स देगा। दूसरा, आपको टेक्निक्स भी बताएंगे ये लोग, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है जिसके तहत वो आपको पूरा ट्रेन करते हैं उसके लिए। तो इवेंचुअली होगा क्या कि आपने एक बार ये बुआई जब करी तो उसके साथ साथ आपको कुछ और प्लस बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिसको आप कहते हो कि स्पिल ओवर इफेक्ट। ठीक है, स्पिल ओवर इफेक्ट। तो आप ये बोल सकते हो इस पॉइंट के आगे कि इसका पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूसिंग द मार्केटिंग एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यूजुअली क्या होता है कि आपका पूरा गेहूं वगैरह हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको ट्रैक्टर पे ला दोगे, खुद उसको लेके जाओगे एपीएमसी मार्केट, एपीएमसी के दलाल, वो अलग मामला पूरा चल रहा होता है। कुल मिला के ये कि ये जो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है वो एपीएमसी मार्केट से बाहर की चीज़ होती है। आपको ये मंडी वगैरह में जाना ही नहीं है, वो आपके घर पे आएंगे और उठा के लेके जाएंगे, या जो भी सिस्टम बनाया गया है उसके तहत। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो भी आपका एग्रीमेंट रहता है उसके तहत वो वहाँ से लेके जाएगा, तो आपको जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अबाउट द इंश्योर हायर प्रोडक्शन एंड बेटर क्वालिटी फाइनेंशियल सपोर्ट इन कैश। तो ये हमने अभी जो बात की है कि आपको एक तरीके की एश्योरेंस मिल गई है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, यही क्वेश्चन अगर आपको लिखना है कि बेनिफिट्स ऑफ इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो आप ऐसे लिख सकते हो, बेनिफिट्स को ऐसे बांट लो कि भाई फार्मर के लिए क्या बेनिफिट है, कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है, ऐसे करके फिर शॉर्ट कर लो। तो कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है, कंपनी को भी एकदम क्वालिटी वाला माल मिल जाएगा, टाइम पे मिल जाएगा, उनके लिए टाइम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जितनी क्वांटिटी चाहिए वो आ जाएगा। मान लो मार्केट में कोई चीज़ ज़्यादा कम हो रहा है तो उससे उनको दिक्कत नहीं होगी। अब वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा रही है सरकार, ये कर रही है वो कर रही है, उससे उनको समस्या नहीं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी भी एश्योर है, उनकी क्वालिटी भी एश्योर है, टाइम पे एश्योर्ड है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो। और एक और चीज़ इनके लिए भी अच्छा है कि प्राइसेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए मार्केट में, लेकिन फिर भी हमने तो मार्केट में पहले ही एक एग्रीमेंट कर रखा था तो हमको उतने पे मिलेगा। उसी तरीके से फार्मर के लिए आप लिख सकते हो फार्मर को क्या बेनिफिट है, जो अभी हमने बात की। इस तरीके से आप ज़्यादा पॉइंट बना पाओगे, ये हमने बात किया। फिर निगेटिव्स क्या है, निगेटिव देखो जो फायदे हैं उसी से निगेटिव निकलेगा। पहला निगेटिव यही निकल जाएगा कि पहले ही यार आप शर्त सारी रख दे रहे हो, तो आपने 40 रुपये किलो वाला वादा कर लिया, लेकिन मार्केट में अगर उस समय 60 बिक रहा है तो मैं उसका फ़ायदा नहीं ले पाऊंगा एज अ फार्मर, तो मेरे लिए एक ये नुकसान है। ठीक है, दूसरा 1-2 साल तक तो ठीक चला, बार बार वही लेज़ वाला, पता चला लेज़ ही आप लोग से इस पूरे क्षेत्र में वो करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाता है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शर्तें तो ये हैं कि पहले ही सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। तो चूंकि आप मजबूर हो जाओगे एक तरीके से इनफॉर्मली, फॉर्मली नहीं इनफॉर्मली आप एक तरीके से मजबूर हो कि एक ही कंपनी है यहाँ पर और वो बहुत बड़ी कंपनी, उसको बेचने के लिए, उसी का माल प्रोड्यूस करने के लिए, तो एक तरीके से इनफॉर्मल उसकी मोनोपोली बन जाएगी। जब ये ऐसी सिचुएशन बन जाएगी तो क्या करेगा, वो दाम जो है वो अपने हिसाब से 40 से 30-20 मतलब वो कम कर सकता है। तो ट्रेड जो भी हो रहा है वो निगेटिव हो जाएगा फार्मर के लिए। 2 तरीके से उसके लिए नुकसान हुआ। तीसरा क्या, कई बार क्या होता है हमारे यहाँ देखिए एक 2001 की एक्ट है जो IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सीड्स वगैरह के लिए कुछ फार्मर्स को छूट देती है कि भाई ठीक है कोई कंपनी का सीड है वो उसका पेटेंट वगैरह होगा, लेकिन आप खुद के लिए उसको उगा सकते हो, और ऐसी कुछ और मतलब रिलैक्सेशंस उसको दी गई हैं उस एक्ट के अंदर। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लेज़ का कुछ बवाल चल रहा था कि लेज़ की कोई जो पोटैटो की कोई एक पर्टिकुलर वो थी, ब्रीड थी, जिसको फार्मर्स ने उगाया था और उसके बाद कुछ उसका टेंशन चल रहा था। तो बेसिकली ये है कि इनकी जो सीड्स हैं और बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, तो अगर फार्मर अपने घर पे या ऐसा कोई उगाना चाहे तो उसको भी समस्या का सामना फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमने पढ़े अभी तक। इन्वायरमेंटल रिस्क अलग है, इन्वायरमेंटल रिस्क ऑफ ग्रोइंग वन टाइप ऑफ क्रॉप। आप सोचो ना, लेज़ अगर इतनी बड़ी कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ये सब दे रही है तो पूरा क्षेत्र ही पता चला उसी के लिए आलू उगाने लग गया, तो ये क्या, और बाकी वीट और राइस वाइस सब गया, फिर वो पता चला फूड सिक्योरिटी नहीं, आलू खा के तो ज़िंदा नहीं रह सकते ना। तो ये सब एक पॉइंट है कि मोनोक्रॉप आ सकती है, मोनोक्रॉप, पूरी गणित को मोनोक्रॉप वर्ड से लिखा जा सकता है। ठीक है, समराइज कर दो आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, okay, so the government's national agricultural policy envisages promotion of private participation via contract farming and land leasing agreement। अब ये कंक्लूजन में क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसीज़ हैं वो क्या करना चाह रही हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा देना चाह रही हैं। कैसे देना चाह रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू और ईजी लैंड लीजिंग पॉलिसी के थ्रू। लैंड लीजिंग पॉलिसी को और ईजी कर दो ताकि प्राइवेट प्लेयर आए, और किसी के उसके खुद के पास लैंड नहीं है तो मैं एज अ प्राइवेट प्लेयर मैं जाऊंगा, किसी की लैंड को ईजिली अगर मुझे लीज पे मिल रही है तो लीज पे लेकर के और मैं वहाँ पे खेती कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरीके से। ठीक है, ये बाकी क्या क्या सुधार किए गए हैं वो तो आपको पता ही होगा कि APMC मंडियों में सुधार किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें जो एक्ट लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, उसके बारे में कुछ खास चीज़ें पढ़ लेते हैं। हो सकता है आपसे डायरेक्टली इसी पे सवाल बन जाए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो एक्ट है उसके बारे में कुछ विश्लेषण करना होगा। तो ये एक्ट है, ये स्पेशल एम्फेसिस देती है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फार्मर एज दे आर वीकर। यहाँ पे कमज़ोर किसान का क्या मतलब है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कंपनी और फार्मर के बीच में हो रहा है, इन दोनों में से कमज़ोर आपको कौन दिख रहा है, फार्मर। तो इस एक्ट का ज़्यादा फोकस किस पे है, प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर, यही कहना चाह रही है। अब पूरी पॉइंट्स में आपको लिखना है कि कैसे कैसे है। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंक्लूड करता है, ये जो एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये क्या क्या इंक्लूड करती है, ये प्रोडक्शन के सारे फेजेस को कवर करती है। प्रोडक्शन के किसी भी प्रोडक्शन सारे फेज क्या है, मतलब जब वो बंदा आएगा तो आप पहले उसका क्या करोगे, एक एग्रीमेंट करवाओगे, फिर प्रोडक्शन के टाइम क्या क्या शर्तें हैं, प्रोडक्शन के बाद क्या क्या शर्तें हैं, कैसे प्रोक्योर करना है, कैसे उसको खरीदना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस एग्रीमेंट के अंदर लिखी रहनी चाहिए ताकि कोई एम्बिग्विटी ना हो। ठीक है, यहाँ पे वही लिख रहा है कि ऑल अलोंग द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन हैव बीन इंक्लूडेड। ठीक है, मूल्य श्रृंखला जो भी है उसके साथ साथ पूर्व उत्पादन, उत्पादन और उत्पादन के बाद सभी ही जो चेन की कंपोनेंट्स है उसको यहाँ पे शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रजिस्टरिंग एंड एग्रीमेंट रिकॉर्डिंग कमिटी।
एक संस्था बनाने की बात हो रही है, ठीक है, या एज एन ऑफिसर, एक ऑफिसर बनाया जाएगा या एक कोई कमेटी टाइप व्यवस्था की जाएगी। क्यों? कमेटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगी स्पॉन्सर का और जो एग्रीमेंट है उसका, कि भाई इस जो एग्रीमेंट हो रहा है उसका स्पॉन्सर कौन है, इस पूरे एग्रीमेंट की शर्तें वगैरह क्या है, ये सबको, आखिर इतना बड़ा सब सिस्टम क्रिएट हो रहा है तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये कमेटी बनेगी या एज एन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टेड प्रोड्यूस इज टू बी कवर्ड अंडर क्रॉप और लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, मतलब ये जो पूरी खेती वेती हो रही है इसको इंश्योर किया जाएगा, इंश्योरेंस इसके अंदर किया जाएगा ताकि किसान को नुकसान ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग आउटसाइड द एपीएमसी, एपीएमसी के बाहर है, एपीएमसी मतलब आपको पता ही हो ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। अभी क्या होता है कि आपकी खेती वेती जो हो रही है, जो भी आपका प्रोड्यूस है, तो सरकार के द्वारा, देखिए पहले क्या होता था कि बहुत पहले के टाइम की बात है, अगर मान लीजिए आप खेती कर रहे हो यहाँ पर और आपके पास पैसा नहीं, बैंक से मिला नहीं, तो आप किसी मनी लेंडर से उधार लेके आओगे। जब मनी लेंडर से उधार लेके आओगे तो जैसे ही पता चला कि आपका यहाँ पर खेत का आपने खेती की, आपका पूरा प्रोड्यूस तैयार हुआ, खेत से कट वट के द्वार पे आके आपकी पड़ा हुआ है, अभी आप इसको बेचने ले जाओ कि मनी लेंडर आता था और यहीं से क्या कि अरे मेरा उधार तो नहीं दे पा रहा, तो चलो ये सामान मुझे दे दो, ये सब टाइप दिक्कत होती थी। तो ऐसी और कई सारी ऐसी दिक्कतें थीं। इसके अलावा एमएसपी ला दिया था सरकार ने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इन सब चीज़ों का आखिर एमएसपी कहाँ देंगे आप, तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई मंडी की, मंडी के लिए एपीएमसीज बनाई गई, एपीएमसी मंडी होती है, ठीक है। एपीएमसी मंडी में आपको अपना सामान आके बेचना है। अब हुआ क्या कि ये जो एपीएमसी मंडी थी इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। यहाँ पे दलाल होते हैं, इनके टैक्सेस होते हैं, ये कोई काम धाम करते नहीं हैं, जानबूझ के कार्टेल बना देते हैं। कार्टेल मतलब आपस में ही मिलजुल के जब सामानों का दाम कम बोलेंगे, तो पूरी मार्केट इस तरीके से काम करती है। तो इस चीज़ से हटने के लिए, इस चीज़ को दूर करने के लिए अभी क्या किया गया कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसको एपीएमसी के बाहर रख दिया गया, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी करवा रहा है वो वो किसानों से डायरेक्टली उस चीज़ को खरीद लेगा, ठीक है। ये हुआ। और अभी आप ये जो देख रहे हो कि जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है अभी पूरा दिल्ली में, आप देख रहे हो, ये भी इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एपीएमसी को पूरा जो सिस्टम है उसको हटाने जाने की बात की जा रही है। इनफैक्ट कर दिया गया है, प्रोविजंस एक्ट पास हो चुकी है। देन नेक्स्ट है द नो परमानेंट स्ट्रक्चर। अच्छा, हमने पहला पॉइंट बात किया था कि फार्मर चूंकि कमज़ोर है तो फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। एक पॉइंट उसमें ये था कि क्रॉप का इंश्योरेंस किया जाएगा। दूसरा ये है कि किसी भी तरीके का परमानेंट स्ट्रक्चर किसी के खेत पे नहीं बनाया जाएगा। पता चला वो लेज वाला कुछ बना गया यहाँ पर और फिर उसके लिए बाद में उनको हरास कर रहा है कि हमने तो इसको बनाया था, और फिर समझ ही रहे हो आप, मतलब किसी भी तरीके से वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया, फिर इसकी लैंड राइट्स के ऊपर अपना अधिकार दिखाने लग गया। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, नो टाइटल या नो राइट ऑन द लैंड शैल बी वेस्टेड इन द स्पॉन्सर। जो भी इसका स्पॉन्सर है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, उसका उस ज़मीन के ऊपर कोई राइट नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, ये फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। हमने पढ़ा क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये जो एक्ट है, मॉडल एक्ट है, इसके क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछता है तो भाई एक डायग्राम बना दो ना ऐसे करके कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक्ट लाया है और उसके ये प्रावधान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। मतलब भारत ध्वंसशील राज्यों का एक अविनाशी संघ है। इसमें कुछ पॉइंट्स हमको देखने हैं कि किस तरीके से आपको बेसिकली प्रूव करना है। ये पॉइंट आपको पता है कि ये स्टेटमेंट सही है और इसके कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिले हैं। तो इस चीज़ को आपको प्रूव करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐसे क्या रहे हैं और क्या एग्जांपल्स आपने देखे हैं, ठीक है। सो B.R. Ambedkar called India an indestructible union because states in India do not have right to secede from union. B.R. Ambedkar ने भारत को एक अविनाशी संघ कहा था क्योंकि भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 3 राज्यों की ध्वंसशील प्रकृति को दर्शाता है। अब आर्टिकल 3 की बात कर दी इसने कि आर्टिकल 3 ये शो करता है कि स्टेट्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इनका जो प्रेजेंस है, इनका जो स्टेटस है वो चेंज किया जा सकता है, ठीक है, कल हो ना हो। सो आर्टिकल 3 यहाँ पे आता है। देखिए आर्टिकल 1 है जो कहता है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है।
इंडिया को यहाँ फेडरेशन नहीं कहा गया है कि फेडरल है, ये नहीं कहा गया। तो आपको पहला पॉइंट तो ये लिखना है, चूंकि हमको प्रूव करना है इस स्टेटमेंट को सही, तो पहला पॉइंट ये लिखना है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, फेडरेशन नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि बी आर अम्बेडकर जैसा कहते हैं कि इंडिया का जो यूनियन है वो स्टेट्स एक साथ आकर के नहीं बनाई हैं, रादर एक यूनियन है जिसने स्टेट्स को बनाया है। ठीक है, यूएस में ये मॉडल है कि स्टेट्स आकर के एक यूनियन बना रही हैं, वो अपने अपने कुछ पावर्स को कंट्रीब्यूट करके एक यूनियन बीच में बनाती हैं। यहाँ पे एक स्ट्रांग यूनियन है जिसने कुछ पावर्स को सेंट्री वो किया है, डेलीगेट किया कि उसको स्टेट्स को। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया, और ये शो करता है कि इंडिया का जो यूनियन है इट इज़ नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, या कमिंग टुगेदर मॉडल नहीं है। कमिंग टुगेदर मॉडल इंडिया का नहीं है, मतलब कई सारी स्टेट्स खुद आकर के ये यूनियन बना दी, ये गलत है। कमिंग टुगेदर मॉडल नहीं है, इंडिया का मॉडल है होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर मॉडल है। क्या होल्ड कर रहे हैं? एक यूनियन है जो सारी स्टेट्स को एक साथ होल्ड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 1 है, और आर्टिकल 1 से आपने प्रूव किया कि किस तरीके से स्टेटमेंट सही है। दूसरा, आप आर्टिकल 3 की बात कर सकते हो या आर्टिकल 2 की बात कर सकते हो। आर्टिकल 2 में एक पॉइंट है जो कहता है कि वो बात करता है एक्वायरिंग या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन स्टेट। एक्वायरिंग का ये मतलब होता है कि मतलब कोई ऐसी बाहरी टेरिटरी, जैसे मान लो भूटान, मान लीजिए गोवा, ये पहले तो नहीं था, पुर्तगाल के पास था। तो जब हमने इसको लिया होगा तो क्या किया होगा? एक तरीके का एक्वायर किया बाहर की टेरिटरी को, तो ये आर्टिकल 2 के तहत आया होगा। ठीक है, फिर स्टेटहुड में कन्वर्ट हुआ बाद में, लेकिन आया कैसे यूनियन के अंदर? तो 2 के तहत आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर की कोई जो यूनिट को जब एक्वायर करोगे तो आर्टिकल 2 के तहत आएगा। ठीक है, आर्टिकल 3 का कहता है कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी है उसको अगर स्टेट में कन्वर्ट करना है आपको, तो यूटी टू स्टेट अगर करना है तो ये भी आर्टिकल 2 गवर्न करता है। यूटी को अगर स्टेट में कन्वर्ट करना है तो आर्टिकल 2। अब ये इस टॉपिक से कैसे जुड़ा हुआ है? आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, ये भी नॉन परमानेंट नेचर ही तो दिखा रहा है कि आज यूटी है कल वो स्टेट हो सकता है। यहाँ भी ये दिखा रहा है कि जो स्टेट्स हैं उनका कोई नंबर वगैरह ऐसा फिक्स नहीं है। यूनियन का ही ये पावर है कि वो बाहर से भी और स्टेट ले आके बना सकता है। ये भी आप दिखा रहे हो कि भाई यूनियन ही पूरा पावरफुल है, यूनियन इंडिस्ट्रक्टिबल है। फिर आर्टिकल 3 तो डायरेक्टली इसी लाइन को पूरा जस्टिफाई करता है। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि नेम चेंज करना हुआ, अगर बाउंड्री चेंज करनी हुई या टेरिटरी तक चेंज करनी हुई किसी स्टेट की, तो वो सेंटर के पास ये पावर है। ठीक है, कि वो क्या कर सकता है कि सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम अ स्टेट, जैसे क्या किया, यूपी में से कुछ हिस्से निकाल के क्या बना दिया उत्तराखंड, तो आर्टिकल 3 के तहत ये कर दिया। अच्छा, नाम अगर बदलना हो नाम बदल दिया। ठीक है, फिर एक स्टेट से इनसे कुछ हिस्सा लो, इनसे कुछ हिस्सा लो, इस बीच वाले को एक राज्य बना दो। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं कि राज्य जो हैं उनका कुछ परमानेंसी है ही नहीं, ना उनकी टेरिटरी फिक्स है। अब यूपी से उत्तराखंड बना दिया, ना उनका नाम फिक्स है, नाम तक हम चेंज कर सकते हैं, ना दो राज्यों को मिला करके एक नया एंटिटी तक बनाया जा रहा है, नया स्टेट भी बनाया जा सकता है। तो ये आपको दिखा रहा है डायरेक्टली कि नॉन परमानेंट नेचर ऑफ स्टेट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट अभी क्या देखने को मिला आपको, जम्मू एंड कश्मीर आप देख लो, 2 यूटीज बना दी हैं। स्टेट को यूटी पहली बार किया गया है, यूटी टू स्टेट कई बार हुआ होगा, लेकिन स्टेट को यूटी में रिड्यूस कर दिया गया। तो ये आपको दिखा रहा है कि यूनियन इज ऑल पावरफुल इन इंडिया। ठीक है, एटलीस्ट इन दिस सेंस। अब ये तो आर्टिकल वाली बात हो गई। प्रैक्टिकली क्या है ये आपने देखा, लद्दाख और ये वाली हमने बात किया। अब आप बात करोगे कि कैसे कैसे यहाँ पे इस प्रोविजंस भी कैसे प्रूव करते हैं इस चीज़ को। जैसे अब स्टेट बनानी है नई, अब इस चीज़ को चेंज करने के लिए क्या प्रोविज़न है? आपको एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू आप एक नया स्टेट इंडिया में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप यही बोलोगे कि यूनियन को बहुत पावर दिया गया। क्यों? क्योंकि नई स्टेट बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, या जो सिंपल अमेंडमेंट होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ही तो है ये, उसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो, नया स्टेट क्रिएट कर सकते हो।
तो आर्टिकल 3 इज नॉट डीम्ड एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। मतलब स्टेट्स को इतना भी पावर नहीं दिया गया कि इस अमेंडमेंट को 368 के तहत किया जाए ताकि उसको यूनियन को थोड़ी कठिनाई हो इसको क्रिएट करने में, कुछ भी नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से कर सकता है। तो आप ये बोलोगे कि यूनियन को स्ट्रांग रखने की मंशा थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, इसीलिए इसको 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं कहा गया है। इसमें सीधे चेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक पॉइंट तो ये आपने बोल दिया। दूसरा क्या है कि इस तरीके का चेंज लाने के लिए जो बिल इंट्रोड्यूस करना है वो बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब यहाँ तक कि मनी बिल तक को इतनी इज्जत दी गई है भाई कि सिर्फ लोकसभा में, लेकिन एक राज्य को क्रिएट करने के लिए, हटाने के लिए और ये सब चेंजेस करने के लिए वो किसी भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एक पॉइंट आप ये बोलोगे। स्टेट की सेफगार्ड कुछ है? हाँ है भाई, कि प्रायर एक्सेप्टेंस कह लो या प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है, रिकमेंडेशन चाहिए होता है किसका? प्रेसिडेंट का, कि भाई हम ऐसी कोई बिल पेश करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट क्या करेगा कि ये जो भी प्रोसीजर है कि ये ऐसा राज्य वगैरह चेंज करना चाहते हैं, इसी उस स्टेट के लेजिस्लेचर को भेज देगा। स्टेट का लेजिस्लेचर कुछ अपना सुझाव वगैरह भेजेगा, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट इसको मानने के लिए बाध्य ही नहीं है, तो ये पूरा प्रोसेस फालतू में कराया जा रहा है। ठीक है, ये भी आप पॉइंट बोलेंगे कि स्टेट का कोई से नहीं है इस पूरे प्रोसेस में, ये पूरा क्रक्स है। स्टेट्स का, राज्यों का कोई इसमें पावर है ही नहीं, इनको कैसे भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर लास्ट में हमने बात की कि दोनों हाउसेस में, तो हमने बात कर ली क्या, कुछ आर्टिकल्स की और कुछ प्रोविजंस की, जो ये प्रूव कर रहे हैं कि इंडिया में यूनियन जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है और स्टेट जो है डिस्ट्रक्टिबल है। कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो पास्ट में कैसे कैसे नए नए राज्य बने। ठीक है, बट अब इस चीज को चेक क्या कर रहा है, द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, cooperative federalism and representative democracy has put an effective check on center's unjustified use of this power। अब आपको ये लगेगा सेंटर तो इसको अनजस्टिफाइड तरीके से यूज कर सकता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ डायनेमिक फैक्टर हैं जिसने इसको कंट्रोल कर दिया। क्या? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी। अब अगर इस तरीके कोई आर्बिट्ररी एक्शन करोगे तो आपको 5 साल बाद फिर क्या फेस करना पड़ेगा? इलेक्शन फेस करना है। फिर आप प्रोटेस्ट हैं या अलग अलग हमारे पास और भी डेमोक्रेटिक मेजर्स हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट या ऐसी कोर्ट्स हैं जो जुडिशियल रिव्यू करेंगी किसी भी आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, फिर वोटिंग हो गया, फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया, और अलग अलग जो भी बॉडीज हैं जैसे इंटर स्टेट काउंसिल है, इन सब तरीक़ों से आर्टिकल 131 है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिसके तहत किसी भी तरीके की ऐसे रिसेंटमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड में आप एकदम मनमानी नहीं कर सकता है यूनियन। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वैदिक लिटरेचर इन फील्ड ऑफ साइंस, ज्योग्राफी एंड मेडिसिन। विज्ञान, भूगोल और चिकित्सा के क्षेत्र में वैदिक साहित्य का क्या योगदान था। सो वैदिक लिटरेचर क्या है, डायरेक्टली लिख दो कि सेक्रेड एंशियंट हिंदू राइटिंग्स हैं। कब से कब तक? 1500 BC से 500 BC तक, 600 BC भी कई लोग लिखते हैं। ये हैं इस समय तक ये लिखी गई। वैदिक साहित्य क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो वैदिक साहित्य हैं। ठीक है, सो वैदिक लिटरेचर में सबसे प्राइमरी क्या है? 4 वेद हैं, आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आधा आंसर तो इसी से बन जाएगा कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरा क्या है, कुछ और जो चीज़ें निकली, अरण्यक निकले, ब्राह्मण और उपनिषद, ये 3 चीज़ें निकली। ठीक है, तो ये 7-8 जो चीज़ें हैं, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन 3 फील्ड्स में, क्या आपको लिखना है। पहला, मेडिसिन की फील्ड में क्या निकला? अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपने देखा होगा क्या, वो NCERT लिखती है कि वो जादू टोना वगैरह सिखाता था, लेकिन उसके साथ साथ उसमें ये भी लिखा है कि जो भी हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियों का प्रयोग कैसे करना है। तो मतलब एक तरीके की मेडिसिन और सर्जरी की बात वो करता है। कौन? अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आयुर्वेद का ज्ञान आपको कहाँ से मिलता है? इन्हीं लिटरेचर से मिलता है। योग का ज्ञान भी आपको यहीं से मिलता है। ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में आपको पता है कि वैदिक लिटरेचर में जब वो बताते हैं कि उनके जो साम्राज्य, मतलब वो उनका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ है, तो वो कई सारी नदियों की बात करते हैं। परोशिनी रिवर की बात करेंगे और सतानीरा के बारे में बात करेंगे। जो भी आपको प्रीलिम्स का ज्ञान है वो यहाँ पे लिख देना यार। कुछ क्या नाम है, नदियों का नाम लिखना है। ठीक है, सतानीरा है,
और बियास के बारे में बात करते हैं। तो ये डिफरेंट रिवर्स हैं, तो डिफरेंट रिवर्स के बारे में वो बात करेगा। माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे, और अरावली के बारे में बताते हैं, हिमालयाज़ के बारे में वो लोग बताते हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी का ज्ञान कुछ वो लोग देते हैं। ज्योग्राफी का और क्या ज्ञान दे सकते हैं आप लोग ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। इसके अलावा क्या एनिमल एग्रीकल्चर पैटर्न क्या था, एनिमल्स क्या क्या डोमेस्टिकेट हो रहे थे, इसका नॉलेज दिया गया है। जब वो डिकूज़ के बारे में बात, डिकू नहीं मतलब जो साउथ इंडियंस जो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं उनके बारे में जब वो बात करेंगे तो फिर वो साउथ इंडिया की बात करेंगे, वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप कंटेंट बेसिकली बना सकते हो इस आंसर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइंस में क्या है, सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र क्या बात करता है, जियोमेट्री के बारे में बात करता है। ठीक है, जियोमेट्री के बारे में बात करता है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा क्या, ये बुधायन है, और ये क्या बताते हैं, बुधायन सूत्र जो है ये मेंशन करता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करता है। और डेसिमल सिस्टम और जीरो का यूज़ जो है, ये सब चीज़ें भी हमको यहीं से पता चलती हैं वैदिक लिटरेचर से। इसके बाद क्या, उपवेद जो है, उपवेद जैसे धनुर्विद्या का ज्ञान मिलता है हमको। धनुर्वेद, सूलभ सूत्र से ज्यामिति, बुधायन सूत्र से पाइथागोरस प्रमेय, दशमलव प्रणाली के बारे में, धनुर्वेद सैन्य विज्ञान के बारे में बताएगा। इस प्रकार वेद ज्ञान के समृद्ध स्रोत हैं, जिनमें से कई वर्तमान प्रयासों को मतलब उन्होंने लेजिटिमाइज किया। जैसे हिग्स बोसॉन है, हिग्स बोसॉन और अन्य प्रयोगों द्वारा इनकी जो भी वो रहे हैं क्या नाम, टीचिंग्स हैं, उनको मान्यता भी मिली हैं। जैसे आज की डेट में आप क्या देख रहे हो, अभी कोविड आया, यहाँ पे कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कोविड में आयुष मंत्रालय क्या लेके आता है, वो आयुष काढ़ा लेके आ रहा है। ठीक है, जो भी हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं वो बताते हैं कि दूध में क्या हल्दी डाल के आपको पीना है, फिर ये काढ़ा पीना है, ये चीज़ें उसमें डालनी है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका रूट कहीं ना कहीं ये वैदिक लिटरेचर्स रहे हुए हैं। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि कोविड के टाइम पे जब दुनिया भर में मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ लोगों का रुझान हुआ, तो ऐसे केसेस में वैदिक लिटरेचर से द्वारा जो भी हमको हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज दी गई है वो आपको यूज़फुल हुई। इसके अलावा और आपने देखा होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के टाइम पे आपने देखा होगा कि इंडिया की जो नीम है या हल्दी वाला जो एग्जांपल है, इसको बाहर की कंट्रीज़ IPR करवाने की कोशिश करती हैं, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर पेटेंट वगैरह लेने की कोशिश कर रही हैं। तो ये आप कह सकते हो कि वो कितना रिच हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहा है, हमारा जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो इतना रिच रहा है कि आज की डेट में उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और उसमें ये सब एग्जांपल लिख सकते थे। ये कंक्लूजन वाली पॉइंट होगी। लेकिन बॉडी के लिए कुछ तो यार 2 4 5 फैक्ट याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है। प्रीलिम्स का जो भी थोड़ा बहुत याद रहेगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है जॉन रॉल्स की। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को समझाइए। देखिए, पॉलिटिकल साइंस वाला टॉपिक नहीं है, हमारे एथिक्स में चल रहा है, तो एथिक्स का पूरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको याद रखना है। एथिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको राइट और रॉन्ग के बीच में एक जो अंतर करना है, उसके लिए हम कैपेबल हों। ठीक है, हम गुड की तरफ बढ़ें, सोसाइटी में भला जो लोगों का उस तरफ हमको बढ़ना है। तो क्या हमारे मॉरल्स होने चाहिए, क्या वैल्यूज़ होने चाहिए, और हमारा एज अ सोसाइटी हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को प्रमोट करें। हम अभी क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि एथिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर एथिक्स से पेपर में पूछा तो आपको वही सब बात करनी है, पॉलिटिकल साइंस की बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो इस पूरी थ्योरीज को हम उस तरीके से पढ़ेंगे किस तरीके से जस्टिस प्रिवेल होगा। मैंने भी बोला कि सोसाइटी का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पॉजिटिव वैल्यू प्रमोट हो किसी भी सोसाइटी में। जस्टिस इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, आप सब मानेंगे इस बात को। तो जस्टिस इंश्योर करने के लिए कई लोगों ने बात करी है। जैसे हम जब प्लेटो, सोक्रेटिस, इन लोग के बारे में पढ़ेंगे तो ये लोग कहते हैं, ये वर्चू एथिक्स की बात करते हैं कि आपके अंदर वर्चू का, कोई भी ह्यूमन है उसके अंदर वर्चू क्रिएट होनी चाहिए। जिसके अंदर वर्चू क्रिएट होगी वो एथिकल होगा। ठीक है, और वन ऑफ द वर्चू, जैसे कार्डिनल वर्चूज़ के बारे में बात की गई है, और वन ऑफ द वर्चू क्या है, जस्टिस है। मतलब जस्टिस को बहुत इंपॉर्टेंट वर्चू माना गया है हर जगह। तो एथिक्स में जस्टिस का ये रोल है।
वो आपको नॉर्मली भी समझ में आएगा कि क्यों जस्टिस इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको इंश्योर करने के लिए, सोसाइटी में जस्टिस को इंश्योर करने के लिए अलग अलग थियरीज आई, और वन ऑफ द थियरी क्या है, सोशल जस्टिस थियरी, किसकी, जॉन रॉल्स की। ये है पूरा कंटेक्स्ट। अब सोशल जो थियरी है उसमें हमको किस तरीके से ये पढ़ना है कि पहले हमने बात करी कि जस्टिस की वर्च्यू क्या है। जस्टिस सबके लिए डिज़ायर है, पहली चीज़। और अगर सोसाइटी में जस्टिस करना है तो इसका रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए आपके हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर प्रोसेस में। जो भी सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो सोसाइटी की जो भी प्रोसेस कर रही है उसमें आपको जस्टिस अगर दिखेगा तो ओवरऑल जस्टिस प्रिवेल करेगा। ठीक है। अब कोई भी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और सोसाइटी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसलिए कि कई लोग एक साथ आए कि हम एक क्या बनाएंगे, राज्य बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल लेवल पे एक तरीके का समझौता हो रहा है। इसमें जॉन लॉक वगैरह सब लोग वही कर रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि लोग एक साथ आए और उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम एक स्टेट बनाएंगे और स्टेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। जैसे पहला तो यही कि हमको प्रोटेक्शन देगा, हमारे राइट्स को प्रिवेंट करेगा। वन ऑफ द राइट क्या है, प्रॉपर्टी का राइट्स, और डिफरेंट राइट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ रोल्स डिफाइन किए गए हैं एक स्टेट के। वन ऑफ देम ये भी होना चाहिए कि उनको जस्टिस भी प्रमोट करना है। अब अगर सोसाइटी को जस्टिस प्रमोट करना है तो वो करेगी कैसे, अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। और जॉन रॉल्स यहीं पे कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन जो भी डिसीजन लेगी उसमें जस्टिस कैसे आ सके, ये पूरा मामला है इनका। तो ये कहते हैं मान लो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, सो जस्टिस के लिए हमने बात करी क्या कि एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब लोग एक साथ जुटें, एक डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ नियम कानून बनाएं। नियम कानून क्या करेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशन चलाएंगे, कुछ प्रोसेसेस चलाएंगे। चूँकि सब लोगों ने मिल के डिसीजन लिया तो बहुत चांसेस ये हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन होंगे, ये प्रोसेस होंगे, वो जस्टिस को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फालतू तरीके के नियमों को नहीं इनकॉर्पोरेट किया होगा। ऐसा होगा जो सबके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करे। लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है कि सब लोग चूंकि एक जगह आके बातचीत कर रहे हैं तो उसका जो आउटकम निकले उससे जस्टिस निकले? नहीं हो सकता, क्योंकि यही नहीं पॉसिबल है कि सारे आदमी एक साथ मिलकर के मतलब डिसीजन लें। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि हो सकता है जितने लोग जुटे हैं उसमें से सबको वो हक नहीं दिया गया हो डिसीजन लेने का। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि किसी के पास नॉलेज ज़्यादा है, किसी को पूरा समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ का डिसीजन लेना है, क्यों लेना है। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसका इंटरेस्ट तो वैसे भी यहाँ नहीं फुलफिल होगा। चौथा क्या, मान लो ये जो भी लोग जुटे हुए हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए, उसमें ही प्रेजुडिसेस हों। वो जाति के आधार पर कोई बड़ी जाति वाले क्या चाहेंगे कि जो इसका डिसीजन निकले वो उनके फेवर में हो। सब आदमी अपना प्रिविलेज जो है, विशेषाधिकार जो है उनका, उसको बचाने के चक्कर में होंगे। मैं अभी पूरी बात ये कह रहा हूँ कि हमने बात करी कि इन्होंने बात की जस्टिस का तरीका, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें सब लोग मिलकर एक ऐसा डिसीजन लें जिससे जो भी इंस्टीट्यूशन हो, प्रोसेस हो, उसमें क्या हो, जस्टिस दिखे। क्यों करना है ये सब? क्योंकि सोसाइटी में रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए। चूँकि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है या आगे चल के होगी, इसलिए ऐसे प्रावधान ज़रूर होने चाहिए जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करे। तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। तो वो कहते क्या है कि इसीलिए दो प्रिंसिपल्स वो लेके आते हैं जिसको कहते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। वेल मतलब होता है पर्दा, इग्नोरेंस मतलब इग्नोर करना है किसी भी चीज़ को। तो एक तरीके का ऐसा पर्दा बनाना है। आप यहाँ पे हो, पहले आपको इस तरफ जाना है। यहाँ पे हो तो आप क्या हो, आपको पता है कि आपकी जाति क्या है, आपके धर्म क्यों, आपका अभी क्या स्टेटस, आपकी उम्र कितनी है, ठीक है, और आपके पास कितना पैसा है, ये वो टाइप। एक स्टेट ये है कि यहाँ पर आप बैठ के डिसीजन लो कोई सोसाइटी के लिए। रॉल्स कहते हैं कि नहीं, आपको वेल ऑफ इग्नोरेंस फॉलो करना है, आपको पर्दे के इस पार जाना है। पर्दे के इस पार क्या माहौल बना हुआ है? पर्दे के इस पार ये माहौल है कि यहाँ पर आप जब आप लौट के आएंगे तो कोई इस तरीके का जादू होगा आपके ऊपर कि आपको ये भी नहीं पता कि आपकी उम्र क्या है, आप मेल हो फीमेल हो, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो या पुअर हो। कुल मिला के कहना क्या चाह रहा है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन
एक आइडियल कंडीशन रॉल्स बात करते हैं कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए या ऐसे जो भी डिसीजन मेकर्स होने चाहिए, अगर वो वेल ऑफ इग्नोरेंस को फॉलो करते हैं, जब उनको ये सब पता ही नहीं है, तो ऐसे केस में जब वो कोई डिसीजन लेंगे सोसाइटी के लिए, वो डिसीजन जो होगा वो जस्टिस को प्रमोट करेगा। कैसे? देखिए, अब आपको पता ही नहीं आप मेल हो या फीमेल हो, आपको पता ही नहीं अमीर हो गरीब हो, तो अब आपको मान लीजिए बोला गया कि कोई पॉलिसी बनाओ, तो आपको ये नहीं पता है चूंकि कि आपकी अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, तो आपको ये भी नहीं पता कि आपके प्रिविलेज क्या है। ठीक है, आपको ये नहीं पता है कि आप आगे आने वाले समय में ब्राह्मण थे, मुस्लिम हैं, क्या है, तो आप जो भी नियम बनाओगे वो कैसा बनाने की कोशिश करोगे? ऐसा नियम जो सबको बराबर रखे। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि आप अमीर हो, तो आप जो भी ऐसा डिसीजन लेने की कोशिश करोगे वो किसके लिए लेने की कोशिश करोगे? गरीब से गरीब के लिए। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये रहेगा कि बाई चांस अगर मैं गरीब निकला तो क्या करूँगा। समझ रहे हो आप? ये बेसिकली एक तरीके की थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस के थ्रू आदमी को हर वो चीज़ इग्नोर कर देनी है जो उसके आज की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसा करने पे आप जो डिसीजन लोगे वो बहुत ही रैशनल होंगे और उन लोगों का इंटरेस्ट फुलफिल करेंगे जो मोस्ट वल्नरेबल है सोसाइटी में। ये है वेल ऑफ इग्नोरेंस या ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर आप ओरिजिनल पोजीशन में हो, आपके पास कोई प्रेजुडिस नहीं है, कोई भी मतलब आपके अंदर पूर्वानुमान कह सकते हो या जो भी कहते हैं, प्रेजुडिस को हिंदी में मुझे नहीं याद, पूर्वाग्रह कहते हैं, ये नहीं है। तो आप जो डिसीजन लोगे वो रैशनली लोगे और उसके इंटरेस्ट के लिए लोगे जो वल्नरेबल है, क्योंकि आपको यह भी भय होगा कि हो सकता है कि आप ही वो इंसान निकले जो मोस्ट वल्नरेबल है। क्यों? क्योंकि वेल ऑफ इग्नोरेंस में अभी आपको पता नहीं। तो ये थियरी है। इन जनरल बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि जो भी पॉलिसी मेकर हैं किसी भी सोसाइटी में, अब इसका एग्जांपल देख लो कि हमारे सोसाइटी में जो पॉलिसी मेकर हैं उनके लिए एक तरीके का ये गाइडेंस है कि आपको सारे प्रेजुडिस से छोड़ के पॉलिसी बनानी है, ताकि उद्देश्य क्या हो कि सबसे ज़्यादा फुलफिलमेंट किसका हो, फ़ायदा हो वल्नरेबल्स का। ये हो गया पूरा इनकी थियरी। तो मैंने कैसे शुरू किया है, आंसर ये देखो। अब एथिक्स वाला पार्ट पूरा लिखते हैं कि द जस्टिस कैन नॉट बी स्टैब्लिश बाय यूटिलिटेरियन अप्रोच ऑफ ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल एज विद इन इट सम पीपल विल बी रिवार्डेड अनरिवार्डेड एंड अनहैप्पी। देखिए, एक तरीका ये है जस्टिस का कि यूटिलिटेरियन, उपयोगितावादी, कि ज़्यादा अगर हमें ऐसा कोई काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। ठीक है, हमें कोई ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि हम एक जस्टिस वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम में भी एक कमी है कि कोई ना कोई या कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जो इसमें भी अनहैप्पी रह जाएंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा भला हो। ये कहीं ना कहीं मेजॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहा है कि जो चीज़ मेजॉरिटी कह रही है वो सही है, तो माइनॉरिटी जो है किसी भी चीज़ के, उनका इंटरेस्ट यहाँ पे देखा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होना चाहिए, वो भी ज़्यादा ज़्यादा, तो माइनॉरिटी का तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब यूटिलिटेरियन के हिसाब से अगर आप सोचो तो इंडिया में हिंदू के इंटरेस्ट को बस प्रमोट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 80 करोड़ हिंदू हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला होगा। लेकिन क्या यूटिलिटेरियन से जस्टिस होगा मुस्लिम्स के लिए या कोई और माइनॉरिटी के लिए? नहीं होगा। तो यही वो कह रहे हैं कि जस्टिस के लिए ज़रूरी नहीं कि यूटिलिटेरियन अप्रोच, आपकी उपयोगितावादी जो अप्रोच है, दृष्टिकोण हो, वो जस्टिस इंश्योर कर सके। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम या सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी विल ऑलवेज क्रिएट इनइक्वालिटी एंड रिलेटिव डिप्रिवेशन। क्योंकि वहाँ की जो आर्थिक प्रणाली होगी वो कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, किस तरीके का सिस्टम है, या सामाजिक संरचना, जाति, धर्म, किसी जाति को ज़्यादा फायदा, किसी को कम, ये सब सिस्टम है हमारी सोसाइटी में। विमेन को ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है, मेल को ज़्यादा प्रिविलेजेस होते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, जो प्रेजुडिस है, जो सोशल इविल्स हैं, उनकी वजह से किसी न किसी को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आज मॉडल फॉलो कर रहे हो तो जस्टिस को प्रिवेंट नहीं कर रहा है। इसीलिए एक और एग्जांपल ये देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने पॉवर्टी एलिमिनेशन की स्कीम निकाल दी है। ठीक है, अब इसमें भी आप एक तरीके की क्या लिमिट कर रहे हो कि मान लो $1.9 टाइप कुछ है, $2 मान लो कि $2 से अधिक जो कमा रहा है वो गरीब नहीं है, जो कमा रहा है कम वो गरीब है। तो ये क्या है, इसमें भी तो ये सिस्टम गलत है ना आपका। जस्टिस हुआ क्या? क्या $2 से $1 भी अधिक मैं कमा रहा हूँ तो क्या मैं अमीर हो गया, या क्या मेरे पास वो सारी सुविधाएं आ गई जो रिलेटिवली एक अमीर आदमी एंजॉय कर रहा है? नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं
इसलिए अभी हमारा जो जस्टिस का सिस्टम है वो थोड़ा फ्लॉड है, उसमें कमियां हैं। तो उसके लिए रॉल्स क्या कहते हैं कि हमें कुछ नए सिस्टम की ज़रूरत है। वो नया सिस्टम को क्या करना है, ये भी जो सोशल गुड्स हैं या जो भी रिसोर्सेज है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना सोसाइटी में, उसको वो कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब इस रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स आपको बनाने पड़ेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। ये प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशन कुछ लोगों के द्वारा बनाने पड़ेंगे। तो आइडियल कंडीशन तो क्या थी, आइडियल कंडीशन यही होगी कि वो ओरिजिनल पोजीशन में वो लोग चले जाएं। ओरिजिनल पोजीशन मतलब उन आदमियों को सिर्फ एक नेचुरल जस्टिस का ज्ञान हो, कि नेचुरल जस्टिस जो कहती है कि वही सही है और वही गलत है। समाज में अगर वो जाति के आधार पे, आप समझ लो आपको नहीं पता है कि आपकी जाति क्या है, और उसके बाद आप 18वीं 16वीं शताब्दी में हो और आप ये देख रहे हो कि किसी एक जो अनटचेबल जिनको हम लोग कहते हैं उनके साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है, और आपको भी अपनी जातिवादी का पता नहीं है, आपको ये पता ही नहीं कि सिस्टम क्या है, आप प्रिविलेज्ड हो या बुरे हो, कि उस जाति व्यवस्था में आप कहाँ होते हो, तो आप अब क्या सोचोगे इसके बारे में। यही है नेचुरल जस्टिस, कि नेचुरली आपका सेंस क्या कहता है जस्टिस के बारे में, रैशनैलिटी आपके तर्क जो है वो क्या कहता है जस्टिस के बारे में। तो आप कहोगे ये चीज़ बुरी है। तो वो यही कहता है कि हमको ओरिजिनल पोजीशन पे जाना है और अपना वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर, मतलब हर उस चीज़ को इग्नोर करना है जो आपके डिसीजन मेकिंग को किसी भी तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, और उसके बाद आप जो डिसीजन लोगे वो डिसीजन क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को फॉलो करेगा। अब ये प्रोसीजरल जस्टिस क्या है, जॉन रॉस ये कहते हैं कि जो प्रोसीजर आप फॉलो करोगे ना, वो कहते हैं रिडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हमारा एम है कि हमको रिडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस फॉलो करना है। प्रोसीजरल जस्टिस क्या, कि जो भी हम प्रोसीजर बनाएंगे इस चीज़ को फॉलो करने के लिए वो भी जस्ट होना चाहिए। जैसे सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, ये ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, इस प्रोसीजर में भी जस्टनेस होनी चाहिए। वो कैसे आएगी, जब जो पॉलिसी बनाने वाला है, प्रोसीजर बनाने वाला, वो फॉलो करता है ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है। फिर जॉन रॉल्स कहते हैं कि अब अगर इस तरीके का फॉलो किया भी तो लोग आखिर किस तरीके का जजमेंट लेंगे। अगर मान लो ओरिजिनल पोजीशन में लोग पहुंच गए, वेल ऑफ इग्नोरेंस फॉलो कर भी लिया, मैंने बताया कि सबको ये डर लगा रहेगा कि अगर उनकी ही सिचुएशन वही सबसे ख़राब स्थिति वाले निकले तो क्या करेंगे। तो वो ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें सबको उचित अधिकार मिल रहे हों। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे जब लोग लॉ बनाएंगे तो वो क्या फॉलो करेंगे, इक्वालिटी लिबर्टी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। मतलब ये सोसाइटी जो लॉ बनाएंगी वो क्या करेगी कि सबको इक्वालिटी और लिबर्टी देने की कोशिश करेगी। समझ रहे हैं आप। वो कहते हैं कि इक्वल राइट देने की बात करेंगी ऐसी सोसाइटी। ये जो सोसाइटी लॉ बनाएगी वो इक्वल राइट्स की बात करेगी कि जितनी राइट्स दे सकते हो लोगों को राइट्स दो। दूसरा, लिबर्टी जितनी दे सकते हो आप दो। इक्वालिटी किस चीज़ की, एक तो ये कि रिप्रेजेंटेशन सबका। दूसरा, एक उन्होंने कहा डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल मतलब क्या, उसमें उन्होंने दो बात की कि जब ऐसे लोग समाज में ऐसा नियम बनाएंगे तो वो ये भी इंश्योर करना चाहेंगे कि चूँकि वो जानते हैं कि समाज में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आ ही जाएंगी, तो वो क्या करेंगे कि सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे हैं ना। वो कहता है कि ये तरीके से ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस के थ्रू अपने आप को इधर ट्रांसफ़र करो, अपने सारे ज्ञान को भूल करके एक नियम बनाओ। तो कहते हैं नियम वो ऐसे बनाएंगे जिसमें सबको इक्वालिटी और लिबर्टी देने की कोशिश करेंगे। और एक और काम करेंगे, दो तरीके के नियम वो बनाएंगे। दूसरा वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि जो भी समाज में सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उनको एक तो कम करना है और उनको इस तरीके से अरेंज करना है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी है कि ये जो इनके पास ये इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कुछ एडवांटेज मिले। यानी कहीं ना कहीं वो ये बात कर रहा है कि जैसे आज की डेट में सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या है, जैसे पुअर आदमी है तो पुअर के लिए हम नई अलग स्कीम्स निकालते हैं ना समाज में, वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल को अलग चैलेंज कर सकती हैं कि आप कहोगे क्यों गरीब के लिए स्कीम निकाल लो आप। लेकिन यहीं से देखो, आप जस्टिस अगर करना है, आपको ये मानना है कि ये सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है और इसको ख़त्म करना है, रॉल्स ने भी यही कहा, तो इसको ख़त्म करने के लिए वो कहता है कि सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए आपको सोसाइटी को इस तरीके से अरेंज करना है कि इन लोगों के बेनिफिट में या इन लोगों के एडवांटेज के लिए हम कुछ कर सकें। पहला पॉइंट ये बोलेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोलेगा कि बेनिफिट, हाँ, और दूसरा कि इन लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। एक तरीका सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म करने का ये है कि सबके लिए सारी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं। ठीक है। यहाँ पर अब ये गरीब आदमी भी है, अगर मेहनत करके आईएएस बनना चाहता है तो बन सकता है,
तो एक तरीके से वो अपने आप को इस करीबी से इस सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से बाहर ले आ देगा। दूसरा एक एग्जांपल उसने बताया था कि ऐसा सिस्टम ही इस्टेब्लिश करना है जिसमें इन लोगों के लिए अलग से भी कोई मेजर्स लेना हो, अगर प्रावधान करना हो, तो उस तरीके से भी आप सोशल इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ पूरा यार सिंपल रोल्स का। बेसिकली यार इतना याद रखना, ये 6 चीज़ें याद रखो, ये इनके कीवर्ड्स याद रखो। आइडिया बेसिकली याद रखो कि सोसाइटी में जस्टिस लाना है। जस्टिस लाने के क्या तरीके हैं? एक यूटिलिटेरियन अप्रोच है, उपयोगितावाद, लेकिन हमने पढ़ा कि उसमें माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को देखा नहीं जाता है। तो इसने कहा जस्टिस लाना है। जस्टिस क्यों लाना है? क्योंकि सोसाइटी में रिडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज अनइक्वल बटे होते हैं। तो उसने कहा कि इसके लिए लॉ बनाने पड़ेंगे, सोसाइटी के कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। नियम बनाने के लिए कौन आएगा? लोगों को चुनना पड़ेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले वही जो लोग हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर पहले से क्या है? इनको अभी अपने सारी जानकारियाँ जो अपने बारे में, अपना धर्म, अपने माँ बाप और गाँव देहात के बारे में जानकारी, इसलिए जो नियम बनाएंगे उसमें क्या दिखेगा? बायस दिखेंगे वो नियम। तो इसने कहा कि अगर कोई व्यवस्था कर सकें जिससे हम वेल ऑफ इग्नोरेंस के बाद इनको ले आए, और अब जब इनके बारे में, अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो अब ये जो नियम बनाएंगे वो नियम क्या होंगे? वो जस्टिस को प्रिवेल करेंगे। अब ये कहता है कि ऐसे जो नियम बनाएंगे वो 2 तरीके के वो नियम बनाएंगे। पहला वो कि लिबर्टी और इक्वलिटी को प्रमोट करेगा। दूसरा क्या कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। डिफरेंट प्रिंसिपल में हमने 2 बातें कही। पहला क्या? जो सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी सोसाइटी में तो होनी है, इसलिए सोसाइटी वो नियम भी बनाएगी जो इनको कम करने की कोशिश करे। अब यहाँ पे पॉवर्टी की स्कीम्स वगैरह आप डाल दो। दूसरा क्या डाल दो? टैक्सेशन डाल दो इसमें। दूसरा उसने ये कहा कि सभी के लिए अपॉर्चुनिटी हमेशा खुली रहनी चाहिए ताकि वो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खुद ही दूर कर ले। ये हो गया आपका रॉल्स का पूरा प्रिंसिपल। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? कुछ एप्लीकेशन, कुछ क्रिटिसिज्म। एप्लीकेशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे ऐसी बातें की गई हैं। डीपीएसपी हमारा जो है, नीति निर्देशक तत्व जो टैक्सेशन की बात की गई है। जैसे जैसे टैक्स बढ़ता है इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स की क्या भावना है कि इनसे ज़्यादा पैसा इनके पास से लेकर के इधर बांट देना है, सरकार को एक चीज़ करनी है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी ने ये सिस्टम बनाया है कि रिडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की तरफ बढ़ना है। ठीक है, डीपीएसपी में ऐसे कई चीज़ें हैं जो क्या कहता है, सोसाइटी में कहता है कि इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा नहीं बनना चाहिए कि वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट करे। तो ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को रोके। ठीक है, ये सब क्या दिखा रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कर रहा है। मिड डे मील है, या जो गरीबों के लिए अलग से स्कीम्स चल रही हैं, पावर्टी एलिविएशन की जो सारी स्कीम्स हैं, वो क्या कर रही हैं? इनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को सुधारने की कोशिश कर रही हैं, वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, राइट्स बेस्ड अप्रोच जो भी हैं कि हम गरीबों को कुछ अधिकार देंगे, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात किया है हमने, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात किया है। तो ये सब क्या है कि आपके अधिकारों को हम बढ़ाएंगे, उस तरीके से एक तरीके का रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की हम बात कर रहे हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास आप बात करोगे। जैम ट्रिनिटी, ये जैम पता है ना, जनधन आधार मोबाइल। जैम त्रिमूर्ति जो है, जनधन आधार और मोबाइल, ये क्या पूरा सिस्टम है? इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको है? हमने एक बात की गई थी कि आपका जो भी सिस्टम होता है उसमें मैक्सिमम टाइम जो सबसे नीडी है उसी को आप नहीं बेनिफिट पहुंचा पाते हो। तो ये कहता है कि जनधन से, आधार से और मोबाइल से हम उस आदमी तक भी पहुंचेंगे जो इस सोसाइटी में मोस्ट वल्नरेबल है। ये सारे सिस्टम और भी कई सारे स्कीम्स आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रिटिसिज्म क्या है इसका? क्रिटिसिज्म भाई यही है कि आपने वेल ऑफ इग्नोरेंस की जो बात की, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम की जो बात की है, सब बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिपरक है, मतलब कोई आदमी कुछ और इसका मतलब समझ रहा है, कोई और कुछ और समझ रहा है। दूसरी बात, पहला तो ये है कि समझने में दिक्कत है, दूसरा है कि समझ भी गए तो भाई इसको कैसे लागू करोगे दुनिया में? क्या आप मानते हो कि जो IAS ऑफिसर में आप पॉलिसी बना रहे हैं आपके लिए, वो इस तरीके के रैशनल हो जाएंगे कि अपनी जाति, धर्म और ये वो सारे इंटरेस्ट भूल करके एक समाज के लिए नियम कानून बनाएंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये बड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, थ्योरी में ही रह जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा वही कि पीपल कांट एलिमिनेट देयर बैकग्राउंड एंड प्रेजुडिसेस। लोग अपने पृष्ठभूमि जो हो गई, पूर्वाग्रह जो होगा, उसको ख़त्म पूरी रूप से नहीं कर सकते। तो ऐसे इस पूरी प्रोसेस का, इस पूरी थियरी का जो एप्लीकेशन है उस पर थोड़ा सा एक संदेह बन जाता है कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। ठीक है, हालांकि बेसिक आइडिया वो यही कह रहे हैं कि आपको एक रैशनैलिटी लानी है। आप पूरी तरीके से नहीं कर सकते, कुछ हद तक तो करो, कुछ हद तक ऐसी संस्थाएं बनाओ, कुछ हद तक ऐसे प्रोसीजर बनाओ जिसमें आपके प्रेजुडिसेस, आपका जो भी प्रिविलेज है उसका कोई मतलब ना रह जाए।
वो रूल पे चले, रूल ऑफ लॉ पे चले, और आप रूल ऐसे बनाओ जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू बनाओ। पूरा कनेक्शन आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दिस अप्रोच ट्रीट्स, TREATS होगा यहाँ पे, ट्रीट्स पुअर एज mere recipients ऑफ बेनिफिट एंड डज नॉट लीड टू देयर कैपेसिटी डेवलपमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आप ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कर रहे हो? लेकिन अमर्त्य सेन टाइप लोग, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ऐसी पूरी व्यवस्था से कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं डेवलप होती उस आदमी की जो गरीब है। तो फोकस जस्टिस का ये होना चाहिए कि आपको बार बार खींचतान की किसी से खींच के इनको देने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप इनका एम्पावरमेंट पे फोकस करो ना भाई। तो यही कह रहे हैं कि एम्पावरमेंट पे फोकस ऐसी थीरीज का नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये था पूरा आज का थ्योरी ऑफ जस्टिस। ऐसे जो भी जितने भी फिलोसोफर्स हैं, सॉरी, जो फिलोसोफर्स हैं, जैसे कुछ दिन में मैं बना दूंगा इंडियन कुछ, जैसे हमने महात्मा गांधी पे एक क्वेश्चन देख लिया कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बस 4-5 उनके जो आइडियाज़ हैं उनको याद रखना है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, एग्जाम्पल्स। यार करंट अफेयर्स वगैरह जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से मिल जाएंगे सारे एग्जाम्पल्स, तो उनकी आइडिया याद रखना है, उनके एग्जाम्पल्स को नोट करना है, और इस तरीके से हो जाएगा। महात्मा गांधी हो गया, अम्बेडकर जी को हम कर लेंगे, और विवेकानंद जी को कर लेंगे, ऐसे कुछ कुछ, और सरदार पटेल को कर सकते हैं, नेहरू जी को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का ये कर लेंगे। फिर इंटरनेशनल लेवल पे तो हमको पढ़ना ही है कि जॉन रॉल्स हमने कर लिया, उसके बाद कुछ फेमिनिस्ट थिंकर्स हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट थिंकर है जैसे जर्मी बेंथम है, J.S. मिल है, ये सब भी हम करेंगे। ठीक है, ये सारे की बारी बारी करके कर लेंगे, बाकी आप लोग भी पढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच।